रविवार को भारत चीन सीमा पर करीबन 2 महीने बाद हालात कुछ बेहतर होते नजर आए। तनातनी के बीच 6 जुलाई को गलवान घाटी के कुछ हिस्सों से चीनी सेना अपने तंबू हटाते और पीछे हटती दिखी। खबर है कि चीनी सेना 1 से 2 किलोमीटर पीछे हटी है। चीनी सेना 15 जून को झड़प वाली जगह पेट्रोल पॉइंट 14 पर लगाए गए तंबू और दूसरे ढांचे हटाती दिखी। गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में भी चीनी सैनिकों के वाहनों की इसी तरह की गतिविधि देखी गई है। इस बीच खबर है कि गलवान नदी में पानी का स्तर भी काफी बढ़ गया है, जिससे नदी के किनारों पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इसे भी चीनी सैनिकों के पीछे हटने की एक वजह माना जा रहा है। बहरहाल एलएसी पर तनाव में कुछ कमी जरूर आई है और सैनिकों के लिए बफर जोन भी बनाया गया है। वहीं भारतीय सेना हालात पर मुस्तैद नजर बनाए हुए है। उधर चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कोर कमांडरों की बातचीत में बनी सहमति के मुताबिक हमने पीछे हटना शुरू किया है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक रविवार को एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर वांग यी के बीच अहम बातचीत हुई, जिससे भी रास्ता साफ हुआ। गलवान घाटी में चीनी सेनाओं के पीछे हटने की खबर के साथ भारत चीन सीमा पर तनाव कम करने की शुरुआत हुई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी में रविवार को बातचीत हुई थी, जिसके बाद दोनों ही देशों में एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमति बनी। वांग यी चीन के विदेश मंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। इससे पहले भारत और चीन ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए प्रतिनिधि तय किए। भारत की ओर से एनएसए अजीत डोभाल ही अस्थायी प्रतिनिधि हैं, जबकि चीन की ओर से वांग यी। खबर है कि वीडियो कॉल पर हुई इस बातचीत में कई बातों पर सहमति बनी। इनमें अहम है एलएसी से दोनों सेनाओं का सिलसिलेवार तरीके से पीछे हटना, कोई पक्ष एक तरफा यथास्थिति न बदले, सीमा मुद्दे पर 2 विशेष प्रतिनिधि चर्चा जारी रखें, द्विपक्षीय संबंधों में विकास के लिए शांति और स्थिरता की बहाली जरूरी है। इस बातचीत में डोभाल और वांग ने दोहराया कि दोनों पक्षों को एलएसी का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना संक्रमण के 20,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब भारत में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 7 लाख के करीब पहुंच गई है। सोमवार सुबह आए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 24,248 नए मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ भारत कुल केस में रूस को पीछे छोड़ते हुए अब दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश बन गया है। भारत से ऊपर अब सिर्फ अमेरिका और ब्राजील है। देश भर में कुल संक्रमितों की संख्या अब 6,97,415 हो गई है। इनमें से 2,53,287 एक्टिव केस हैं। कुल मौतों की बात करें तो 425 नई मौतों से अब तक देश में 19,693 लोगों की जान कोरोना से जा चुकी है। पर अच्छी बात यह है कि करीबन 7 लाख केस में 4.25 लाख के करीब लोग कोरोना को हरा भी चुके हैं, यानी इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वायरस के प्रसार को काबू करने के मद्देनजर असम और कर्नाटक जैसे राज्य चुनिंदा जगहों पर लॉकडाउन के साथ ही प्रतिबंधों को सख्ती से लागू कर रहे हैं। देश में महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ आज भी रोजाना हजारों की संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना कहर के बीच से छुटकारा पाने के लिए नए रिसर्च हो रहे हैं और आए दिन इस वायरस के संबंध में नए दावे किए जा रहे हैं। अब दुनिया के सैकड़ों वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये एयरबोर्न यानी हवा में फैलने वाला वायरस है। मतलब अगर आप भीड़ भाड़ से दूर भी बिना मास्क के घूम रहे हैं तो भी संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए रिसर्च में ये दावा किया गया है, जिसके आधार पर न्यूयॉर्क टाइम्स में ये रिपोर्ट छपी है। रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने WHO से इस वायरस को लेकर की गई सिफारिशों में संशोधन करने को कहा है। इससे पहले WHO ने कहा था कि इस वायरस का संक्रमण हवा से नहीं फैलता है। कोरोना से घिरे गुजरात के सामने बरसात नई मुसीबत बनकर आई है। हालात ये है कि राहत और बचाव के काम के लिए NDRF की 7 टीमों को रवाना किया गया है। ये 7 टीमें कच्छ और राजकोट के प्रभावित इलाकों में मोर्चा संभालेंगी। राज्य में बीते 48 घंटों से तेज बारिश है और सौराष्ट्र के पोरबंदर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और अमरेली जिलों के साथ साथ दक्षिण गुजरात के वलसाड़ और नवसारी जिलों में जलभराव की स्थिति बन गई है। बारिश के कारण 2 लोगों की मौत का भी समाचार है और कई गांव ऐसे भी हैं जहां अभी संपर्क नहीं हो पाया है।
लिहाजा जानमाल के नुकसान का सटीक ब्यौरा फिलहाल उपलब्ध नहीं है। मौसम विभाग ने अभी बरसात के जारी रहने की बात कही है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। कानपुर के बिकरू गांव में डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या को अंजाम देने वाला कुख्यात विकास दुबे अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। यूपी का पूरा पुलिस और प्रशासन विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इसी के तहत विकास के सर पर इनामी राशि को बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। विकास की गिरफ्तारी के लिए कानपुर मंडल की 60 और बाकी 30 टीमें लखनऊ स्तर से रवाना की गई हैं। यूपी के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और नेपाल में भी विकास की तलाश की जा रही है। नेपाल बॉर्डर से भागने की आशंका को देखते हुए वहां भी विकास की फोटो चिपका दी गई है। वहीं इस मामले में सोमवार को थाना चौबेपुर के 2 एसआई समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले थाना अध्यक्ष विनय कुमार तिवारी को भी सस्पेंड किया जा चुका है। विनय तिवारी को विकास दुबे को दबिश देने की मुखबरी करने और एनकाउंटर के वक्त लापरवाही बरतने का आरोप है। कानपुर एनकाउंटर में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद से फरार गैंगस्टर विकास दुबे तो हाथ नहीं आया है, लेकिन इसी बीच उसका 3 साल पुराना एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो 2017 का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एसटीएफ विकास दुबे से पूछताछ कर रही है। वीडियो में विकास दुबे 2 बीजेपी विधायकों भगवती प्रसाद सागर और अभिजीत सिंह सांगा के नाम ले रहा है। दरअसल जिला पंचायत चुनाव के दौरान विकास दुबे पर एक शख्स की हत्या का आरोप लगा था। इसी मामले में एसटीएफ ने उससे पूछताछ की थी। इस वीडियो ने अब विकास को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने की बात को पुख्ता कर दिया है और अपने विधायकों का नाम सामने आने के बाद बीजेपी भी बैकफुट पर है। दोनों विधायकों में से एक विधायक ने विकास से कभी कोई संबंध नहीं होने और न कभी मिलने की बात कही है, तो वहीं दूसरे विधायक ने ऐसे वीडियो को संदिग्ध मानते हुए इसकी जाँच कराने को कहा है। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए रक्षा मामलों के लिए बनी स्थायी समिति में राहुल गांधी की गैरहाजिरी को मुद्दा बनाया। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, राहुल गांधी रक्षा समिति की एक भी मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन वो हमेशा सेना के शौर्य पर सवाल उठाते रहते हैं और देश के मान को झुकाते हैं। वो हर ऐसा काम करते हैं जो एक जिम्मेदार विपक्ष को नहीं करना चाहिए। चीन के साथ विवाद हो या फिर भारत में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले, हर मुद्दे पर राहुल गांधी मोदी सरकार पर तंज और सवाल करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो साझा कर सरकार को घेरा है। राहुल ने लिखा कि भविष्य में जब फेलियर पर कोई स्टडी होगी तो इन बातों को बताया जाएगा। राहुल गांधी ने वीडियो में कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी लागू करने का जिक्र किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि इन मुद्दों पर हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल में फेलियर के तौर पर पढ़ाया जाएगा। दरअसल इस वीडियो में पीएम मोदी बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को 21 दिनों में जीता जाएगा। वीडियो में दिखाया गया है कि अब कोरोना वायरस से जारी जंग को 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, जबकि भारत कोरोना वायरस की रैंकिंग में 3रे नंबर पर पहुंच गया है। दुनिया में कच्चे तेल के सबसे बड़े भंडार में से कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने प्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस बिल के कारण करीब 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। इस विधेयक के अनुसार भारतीयों की संख्या कुल आबादी के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बिल को अब संबंधित समिति के पास भेजा जाएगा ताकि व्यापक योजना बनाई जा सके। आपको बता दें कि कुवैत में भारतीय समुदाय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, जिसकी कुल संख्या तकरीबन 15 लाख है। महामारी शुरू होने के बाद ही कुवैत में दूसरे देशों के लोगों के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। यहाँ के सरकारी अधिकारी और सांसद लगातार कुवैत से विदेशियों की संख्या कम करने की मांग कर रहे हैं। पिछले महीने कुवैत के प्रधानमंत्री शेख शबा अल खालिद अल शबा ने देश में प्रवासियों की संख्या 70% से घटाकर 30% करने का प्रस्ताव रखा था। कोरोना संक्रमण से जूझ रही दुनिया पर अब ब्यूबोनिक प्लेग का खतरा भी मंडराने लगा है और इसकी शुरुआत भी चीन से हुई है। उत्तरी चीन के एक अस्पताल में शनिवार को ब्यूबोनिक प्लेग का मामला सामने आया है, जिसके बाद वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने 2020 के अंत तक के लिए चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।
ये बीमारी जंगली चूहों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से होती है, जो शरीर के लिम्फ नोड्स, खून और फेफड़ों पर अटैक करता है। इससे उंगलियां और नाक काली पड़कर सड़ने लगती हैं। ब्यूबोनिक प्लेग को ब्लैक डेथ या गिल्टी वाला प्लेग भी कहते हैं, क्योंकि इस बीमारी में शरीर में असहनीय दर्द, तेज बुखार होने के साथ ही 2-3 दिन में गिल्टियां निकलने लगती हैं। इस जानलेवा बीमारी का पहले भी दुनिया में 3 बार हमला हो चुका है, जिसमें लाखों लोगों की जान गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच भगवान शिव का पवित्र महीना सावन शुरू हो गया है। हर साल इस माह में लाखों श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक करते थे, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण के कारण मंदिरों में आने वाले भक्तों के लिए दर्शन आसान नहीं है। सावन के पहले सोमवार को पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी भक्त दर्शन करने पहुंचे। इस साल मंदिर में जलाभिषेक पर रोक है। मंदिर के अंदर और बाहर ग्रिल लगाई गई है, जिससे भक्त केवल मंदिर आएंगे और भगवान शिव और देवी पार्वती के दूर से ही दर्शन कर चले जाएंगे। मंदिर में प्रसाद और फूल चढ़ाने की अनुमति नहीं है। मंदिर में आने वाले हर भक्त की गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम किया गया।